आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो हमारे सामने passportindia.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब सबसे पहले तो ये जो पॉपअप है हम क्लोज़ कर देंगे। वेबसाइट का जो इंटरफेस है आप देखोगे कि पहले से बिल्कुल बदल चुका है। अब हमें क्या करना है, एक नए पासपोर्ट के लिए जैसे कि अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो इस पोर्टल पर आपको अपना जो यूज़र अकाउंट है वो क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में रजिस्टर टू अप्लाई ऐड के सेक्शन में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है CPV दिल्ली और दूसरा है पासपोर्ट ऑफिस वाला। तो हमें पासपोर्ट ऑफिस वाला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है। पहला वाला जो ऑप्शन है CPV दिल्ली वाला, ये ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए होता है। तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जो गवर्नमेंट के काम की वजह से बाहर जा रहा है, तो वो यहाँ पर इस पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा। बाकी सारे ही लोगों को, अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बना रहे हो तो पासपोर्ट ऑफिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमें हमारा जो करंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पासपोर्ट ऑफिस लगता है उसे आप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो फुल नेम है, जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर है, ID पर है, उसी तरीके से आपको इंटर करना है। आपको अपनी जो मेल ID है यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मेल ID आपने इंटर करी है, इसी मेल ID को आप यूज़र ID भी बनाना चाहते हो, तो अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो अलग से यूज़र ID आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने यस किया है तो आप देखोगे कि हमारी जो जीमेल ID है वही यूज़र ID बन जाएगी। हमने चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक किया है, ये जो ID है अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना है जो अपनी मर्जी का हम रखेंगे, 8 डिजिट का। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा कि इस तरीके का पासवर्ड रखना है। साइन अप के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो हमारी मेल ID को वेरीफाई करने के लिए इस पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड सेंड किया गया है। यहाँ पर आपको दर्ज करना है और साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से पोर्टल पर हमारा जो यूज़र अकाउंट है क्रिएट हो चुका है। अब हमें बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमें अपनी जो मेल ID ही यहाँ पर इंटर करना है और इसी के साथ में जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो दर्ज करके हम लॉगिन कर सकते हैं, या फिर OTP रिसीव करके मेल पर उसके जरिए भी हम लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। आपके ईमेल पर एक OTP आएगा जिसे आपको दर्ज करना है और देन साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। हमारे सामने कई सारी सर्विसेज के ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो डैशबोर्ड पर ही आपको ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट। तो यहाँ पर आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर एक फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल और तत्काल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो नॉर्मल जो पासपोर्ट है इसके अंदर 1500 रुपये फीस लगती है। तत्काल पासपोर्ट अगर आप बनाते हो तो इसकी जो फीस है 3500 रुपीज़ होती है। यहाँ पर इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा लगते हैं। अगर आप तत्काल पासपोर्ट बना रहे हो तो उसके अंदर 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। 36 पेजेस वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। अगर आप ज़्यादा ट्रेवल करने वाले हो तो आप 60 पेजेस का जो पासपोर्ट है इशू करा सकते हो, लेकिन इसकी जो फीस है वो ज़्यादा रहती है। तो हम यहाँ पर सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने इतना किया है तो अब हमारे सामने नेम को दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, जिसमें भी आपको गिवन नेम के सेक्शन में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सर नेम अगर आपके नेम के अंदर है, जैसे कि गुप्ता, शुक्ला कुछ ऐसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सरनेम का अलग सेक्शन दिया गया है, इसके अंदर दर्ज करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में ये जो नेम आपने ऊपर एंटर किया है इसके अलावा भी कोई नेम आपका है, तो मेरे केस में नहीं, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले क्या कभी आपने अपना जो नेम है वो चेंज किया है? तो नेम हमने चेंज भी नहीं किया है। हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन आएगा, तो यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो ईयर और मंथ और इसके बाद में डेट कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो आपका जो जन्म है जहाँ पर भी हुआ है उस स्थान का जो नाम है, यहाँ पर उस विलेज या फिर शहर का जो नाम है यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसी के साथ में अगर कोई छोटा शहर है तो यहाँ पर उसकी जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, आपको यहाँ पर चूज़ करना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपका इंडिया के बाहर तो नहीं है, तो नहीं, नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। ये प्लेस ऑफ बर्थ का यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वर्तमान जो पता है मे भी डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो जन्म स्थान है उसका जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद में सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के सेक्शन में आना है। अब जैसे कि हमारा जो जन्म है इंडिया के अंदर ही हुआ है और जन्म से हमें सिटीजनशिप मिली हुई है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी से कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपका पैन कार्ड बना है तो उसका जो पैन नंबर है यहाँ पर आपको एंटर करना है।
वोटर आईडी कार्ड भी अगर आपका बना है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है, अगर है आपके पास में तभी आपको इंटर करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है, आप जॉब करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जहाँ पर पेरेंट के बारे में पूछा जाता है। अगर आपके जो पेरेंट हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर हैं, आप माइनर हो, 18 साल से आपकी जो एज है वो कम है, तो यहाँ पर आपको बताना है। इन केस आप माइनर नहीं हो, आपकी जो एज है 18 साल से ऊपर है, लेकिन आपकी जो वाइफ है या फिर आपके जो हस्बैंड है, जो स्पाउस हैं यानी कि जीवन साथी आपके हैं, वो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर है, फिर भी आपको यहाँ पर बताना होगा। सभी लोगों के लिए नहीं है, बाकी लोग यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन का लेवल है 7th 8th 9th 10th, कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, या फिर ग्रेजुएशन, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते ही नीचे जो यहाँ पर सेक्शन दिया गया है नॉन ईसीआर कैटेगरी का, ये जो ऑप्शन है आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पर 7th सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डिसेबल हो जाता है, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो फिर ईसीआर कैटेगरी का रहेगा। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल से कम है, अगर आप 9th में हो, 8th में हो, या फिर इससे क्वालिफिकेशन आपकी कम है, तो आपका जो पासपोर्ट है वो ईसीआर कैटेगरी का जारी होगा। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल है, या फिर हाई स्कूल से ज़्यादा है, 12th है, या फिर ग्रेजुएशन आप कर चुके हो, तो यहाँ पर आप सभी को जो पासपोर्ट मिलेगा वो नॉन ईसीआर कैटेगरी का मिलेगा। नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट होता है वो ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं होता। करीब 17 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जाते हो वर्क के लिए, जॉब के लिए, तो उन कंट्रीज़ के अंदर इमिग्रेशन की एक लेयर है, उससे आपको गुजरना पड़ता है अगर आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल होना चाहिए। इनकेस हाई स्कूल नहीं है तो अगर आप अपना जो है आईटीआर फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, कुछ भी कंट्रीब्यूशन अगर आप टैक्स के रूप में करते हो गवर्नमेंट में, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके जरिए भी आपका जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी का बन जाएगा। इसके बाद में आधार नंबर के सेक्शन में आना है। हमें अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ पर आधार की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इनको एक्सेप्ट करना है यस के ऑप्शन पे क्लिक करके, और सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इन्फॉर्मेशन को सेव किया है तो हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर ये जो नंबर है अपने पास में आप नोट कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको करना ये है कि आपको अपने फादर का नेम, यहाँ पर जिस तरीके से आपने अपना नेम एंटर किया है उसी तरीके से यहाँ पर फादर का नेम, सर नेम यहाँ पर अलग सेक्शन दिया गया है, आपको दर्ज करना है। मदर का नेम उसी तरीके से दर्ज करना है। गार्जियन नेम के सेक्शन में अगर अप्लीकेबल है, कोई माइनर है, तभी आपको इन्फॉर्मेशन दर्ज करना है, अदरवाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने अगला जो सेक्शन आता है जहाँ पर हमें अपना जो एड्रेस है वो कंप्लीट दर्ज करना है। सबसे पहले तो हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है वो इंडिया के बाहर नहीं है, हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है, और यहाँ पर हमें अपना जो कंप्लीट एड्रेस है सबसे पहले तो हाउस नंबर और इसी के साथ में जो भी बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट का नाम है ये आपको इंटर करना है। अपने शहर का जो नाम यहाँ पर आपको इंटर करना है, अपना पिन कोड दर्ज करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, और आपका जो पुलिस स्टेशन जो भी लगता है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो ये जो वर्तमान पता है यहीं पर आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो होने वाला है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। ध्यान रखना है मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड के आपको एंटर करना है, तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। ईमेल आईडी यहाँ पर आप सभी को अपनी दर्ज करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पर आपके केस में अगर परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि परमानेंट एड्रेस आपका जो वर्तमान पता है वही सेम है या फिर कुछ डिफरेंट है। तो अगर वर्तमान पता ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, तो फिर परमानेंट एड्रेस आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका जो एड्रेस है, जैसे कि मैं एग्जांपल से लेता हूँ, आप अभी वर्तमान में दिल्ली के अंदर रह रहे हो और इससे पहले आप बिहार के रहने वाले हो, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो बिहार होगा। तो आपको यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है एप्लीकेबल आपके केस में है तो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है, बताना है। अगर आपके केस में परमानेंट एड्रेस और वर्तमान पता दोनों ही सेम है तो अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो कोई एडिशनल एड्रेस यहाँ पर एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब अगला सेक्शन आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल का, जहाँ पर आप अपने परिवार का किसी भी एक सदस्य का, जैसे कि अपने फादर का, मदर का या फिर अपने भाई का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो, और उनका जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पर साथ ही में आपको दर्ज करना है। तो
तो जैसे कि मैं अपने फादर की इन्फॉर्मेशन को दर्ज कर रहा हूँ, तो पिता का नाम और उसके बाद में उनका जो एड्रेस है एक ही लाइन के अंदर आपको मेंशन करना है। उनका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। टेलीफोन नंबर ज़रूरी है नहीं, ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। आप गूगल की जो मेल आईडी है इंटर कर लोगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब इतना करते ही हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं टिक करने के लिए, जिसमें कि आपसे भी से पूछा जाता है कि क्या आप इससे पहले आपका जो पासपोर्ट है वो होल्ड किया गया है। तो अगर आपके केस में ऐसा हुआ है तो आपको बताना है। मेरे केस में मैं नो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इसी के साथ में अगर आपके पास में इससे पहले कोई पासपोर्ट था, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या फिर आपका पुराना पासपोर्ट, तो आपको यहाँ पर बताना है। मैं एक फ्रेश अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले क्या आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है लेकिन पासपोर्ट इशू नहीं हुआ। मेरे केस में मैं फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहा हूँ। इससे पहले हमने कभी भी अप्लाई नहीं किया, ना ही मैं इससे पहले पासपोर्ट को होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पर मैं नो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब अगला जो पेज है आप देखोगे कि फिर से हमारे सामने ढेरों क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर बेसिकली आपकी जो पासपोर्ट की एलिजिबिलिटी है वो तय की जा रही है, जिसमें कि आपको सभी क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें यस नो में जवाब देना है। अब यहाँ पर वैसे तो सारे क्वेश्चन के अंदर नो ही आपको टिक करना है। अगर आप पे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा, कोर्ट के अंदर कोई भी केस पेंडिंग नहीं है और नो करोगे तभी आपका जो पासपोर्ट है वो बनने वाला है। तो इस तरीके से मैंने टिक कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने पासपोर्ट का जो प्रीव्यू है वो बन करके आ जाता है। जिस तरीके का पासपोर्ट प्रिंट होकर के आएगा उस पर इंफॉर्मेशन कहाँ पर कौन सी होगी उसकी समरी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी चीज़ अगर गलत इंटर हो गई है तो उसको अभी आप सुधार कर सकते हो। मेरे केस में मैंने केयरफुल होकर के सारी चीज़ें इंटर की हैं, सही हैं। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप सभी को अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि हम एक नॉर्मल पासपोर्ट बना रहे हैं तो हमें इस पासपोर्ट को बनाने के लिए मेन जो डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ बर्थ का एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो इस पर मैंने टैप किया है तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हो। हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर आप दे सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस लगाया जा सकता है, पैन कार्ड लगाया जा सकता है, वोटर आई डी कार्ड अगर आपका बना है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जितने भी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आपको लेके जाने हैं उनमें आपका जो नेम है, आपके पिता का नेम और इसी के साथ में जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए। नहीं तो फिर आपकी जो पासपोर्ट की फाइल है वो होल्ड पे डाल देते हैं, तो ध्यान रखना है। इसी के साथ में आप सभी को एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें कि बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, कोई भी यूटिलिटी का बिल आप दे सकते हो या फिर बैंक की पासबुक आप दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आधार कार्ड भी लगाया जा सकता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड देने वाला हूँ। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लेस के सेक्शन में यहाँ पर अपने स्थान का जो नाम है, जिस भी जगह से फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो हम जैसे कि अपने शहर का जो नाम है यहाँ पर मेंशन करना है। डेट पहले से फिल है। आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको सुरक्षित कर लेना है। अब सेव करने के बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है एक बार मिलान जरूर कर लेना है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर पाओगे और आपकी जो फीस है अब आपको पेमेंट करना होगा। तो प्रीव्यू के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो भी हमने अभी तक दर्ज करी है। तो एक बार मिलान कर लेना है। कुछ भी करेक्शन है तो इसको हम बैक जा करके एडिट कर सकते हैं। तो मेरे केस में सारी चीज़ सही है। हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली लॉक हो चुकी है। आप सभी के सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का, दूसरा है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का। अगर हम रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे अभी क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि अपॉइंटमेंट की कोई भी डिटेल इस पर मौजूद नहीं है, क्योंकि हमें फीस का पेमेंट करना होगा। उसके बाद में ही हमें अपॉइंटमेंट की जो डिटेल है वो देखने को मिलेंगे। तो हमें क्लोज करना है। अब डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन आपने दर्ज करी होंगी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि हमने ये जो एप्लीकेशन दर्ज करी है, 3 डॉट वाले आइकन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है और व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन है दिख जाएगा, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने पासपोर्ट सेवा केंद्र की एक लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि आप देखोगे जो भी हमारा पासपोर्ट ऑफिस होगा उसके अंदर जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र मैप हैं उनकी जो डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं लखनऊ से हूं तो यहाँ पर अपने शहर का जो पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर POPS के जो सेंटर हैं वो मेंशन है। वो पासपोर्ट सेवा केंद्र अभी पोस्ट ऑफिस के अंदर जो गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक रैंडम डेट सेलेक्ट होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो डेट है ज़रूरी नहीं है कि इसी डेट में आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट करो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इस पर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर ये जो डेट है, हम जिस भी डेट में जाना चाहते हैं इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एसबीआई का एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहां पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के केस में 17 रुपये ज़्यादा लगते हैं, तो आपको यूपीआई वाला ऑप्शन या फिर सेविंग अकाउंट से पेमेंट करने वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। एक डाउट लोगों का आता है कि एसबीआई का बैनर यहाँ पर दिख रहा है तो अदर बैंक से पेमेंट होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। ये एक पेमेंट गेटवे है। आप अदर बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका बैंक खाता किसी भी बैंक के अंदर है पेमेंट कर सकते हो। मैंने यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आप अपना जो पेमेंट है यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हो। तो मैंने क्यूआर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो अगर आप दूसरे फ़ोन से कर रहे हो तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। तो जिस तरीके से किसी भी मर्चेंट में आप पेमेंट करते हो उसी तरीके से इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और यहाँ पर इस पेज को आपको वेट करना है, क्लोज नहीं करना है, ना ही बैक करना है। थोड़ा सा इस पर टाइम लेगा और आपका पेमेंट होने के बाद में ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और दोबारा से आप पासपोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरीके से सक्सेस का जो मैसेज है वो लग करके आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कई बार क्या होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से या फिर कई बार डिले हो जाता है, जिसकी वजह से पेमेंट तो आपका हो जाता है लेकिन यहाँ पर पॉपुलेट नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने दिखाया था कि एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आपको देखने को मिल जाती है, तो वहाँ पर ट्रैक पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप अपना जो पेमेंट है उसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपका जो पेमेंट नहीं एक बार में रिफ्लेक्ट हुआ है तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस पेमेंट नहीं हुआ, फेल हो गया, तो आपके अकाउंट के अंदर वो वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि पेमेंट हमारा हो चुका है, प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने डिटेल इस तरीके से आ जाएंगी। हम यहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट की डिटेल है मैसेज के माध्यम से अपने फ़ोन पे ले सकते हैं या फिर इसकी जो पावती रिसिप्ट जनरेट होती है हम इस तरीके से प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो स्लिप हमें मिली है, इस स्लिप पर हमारी कंप्लीट डिटेल हमें देखने को मिल जाती है। अपॉइंटमेंट किस डेट का है, अपॉइंटमेंट का जो सेंटर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीएसके सेंटर मैंने चूज़ किया था तो उसका जो एड्रेस है यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट किस डेट का है, इसी के साथ में टाइम क्या है। तो यहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरफ से आपको टाइम दिया जाता है। तो इसमें जो रिपोर्टिंग टाइम मेंशन किया गया है, इस रिपोर्टिंग टाइम पर आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस के अंदर पहुंचना है। हो सके उससे 15 मिनट पहले ही आप पहुंचो। और यहाँ पर जो बैच नंबर है, सीक्वेंस नंबर है वो भी मेंशन किया गया जो कि ऑफिस पर्पज़ के लिए है। तो आपको करना ये है, ये जो रिसीप्ट है इसको प्रिंट कर लेना है अगर आपके पास में प्रिंटर है। अगर प्रिंटर नहीं है तो इसको डिजिटल तरीके से अपने फ़ोन के अंदर भी सुरक्षित कर सकते हो। फिजिकल इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होती, पहला ही पन्ना मेन होता है, इसको हम इस तरीके से सेव कर लेंगे और इस पर हमारी कंप्लीट डिटेल रहती है। अब क्या करना है, तो यहाँ पर अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।